नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 16 मई 2022 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। 3 इश्यूज आज हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। सबसे पहले आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे इंडिया नेपाल रिलेशंस से संबंधित। आज भारत के प्रधानमंत्री मोदी नेपाल में लुम्बिनी की यात्रा पर हैं। दूसरा आर्टिकल रोड सेफ्टी से संबंधित और तीसरा आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस का एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स से संबंधित है। देखो, इस तीसरे आर्टिकल में ना ज़्यादा पॉइंट्स तो नहीं है। पहले जो बिल्स पास हुए थे ना, फार्म बिल्स, उन्हीं से संबंधित दो तीन बातें बोली गई हैं, लेकिन जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम एक्सट्रैक्ट करके डिस्कस कर लेंगे इंडियन एक्सप्रेस के इस एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स से संबंधित आर्टिकल में। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल इंडिया नेपाल रिलेशंस से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, आर्टिकल का जो टाइटल है ना, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ लुम्बिनी। टाइटल इसलिए क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी आज नेपाल की यात्रा पर हैं, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था ना, लुम्बिनी, वो उस साइट पर विजिट करने वाले हैं। ये विजिट इंडिया नेपाल रिलेशंस के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। आज तक देखो, पिछले कुछ दशकों में किसी भी भारत के प्रधानमंत्री ने लुम्बिनी में विजिट नहीं किया है। देखो, ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी पीएम बनने के बाद नेपाल की विजिट पर नहीं गए हैं, लेकिन वो लुम्बिनी की यात्रा नहीं कर सके। उस कसर को वो अपनी इस स्पेशल विजिट में पूरा कर रहे हैं। राइटर कहते हैं, जब मैं एम्बेसडर था ना, आर्टिकल लिखा है रंजीत राय ने, तो ये कहते हैं जब मैं एम्बेसडर था नेपाल में, तब प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मैंने माया देवी टेम्पल में पवित्र बोधि ट्री के पौधे को उगाया था। ये वो जगह है जहाँ पर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। माया देवी टेम्पल से जो नाम निकल के आता है ना, क्वीन माया, इनका नाम आपने सुना होगा आर्ट एंड कल्चर में। याद कीजिए, आर्ट एंड कल्चर में आपने क्वीन माया की ड्रीम के बारे में सुना होगा। देखो, ये भगवान बुद्ध की ना बर्थ मदर हैं, यानी भगवान बुद्ध को जन्म देने के बाद इनकी डेथ हो गई थी, शायद 7 दिनों के अंदर। क्वीन माया की शादी हुई थी राजा सुदोदन्ना से, लेकिन शादी के 20 साल के बाद तक कोई संतान नहीं हुई थी। तो इसके बाद क्वीन माया को ना एक दिन सपना आता है, जिसके बारे में हम आर्ट एंड कल्चर में पढ़ते हैं। क्वीन माया को सपना आता है कि एक हाथी सफ़ेद रंग का फूल लिए हुए मेरी वोम यानी कोख में एंटर कर रहा है। राइट, उसके बाद इनका सपना टूट जाता है और इनको लगता है कि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज दिया गया है, क्योंकि हाथी जो है ना, वो एक संकेत है ग्रेटनेस का, यानी महानता का। तो खैर, ये तो बीच में ऐसा ही आया, तो नॉलेज के लिए हमने डिस्कस कर लिया। मुद्दे पर आते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये जो विजिट है ना लुम्बिनी में, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, ये एक प्रकार से मैसेज को भी रिफ्लेक्ट करेगा, मैसेज ऑफ पीस, कंपैशन, नॉन वायलेंस, क्योंकि सब देखो, इन सब वैल्यूज़ को भगवान बुद्ध के तरफ से प्रीच किया गया था। तो प्रधानमंत्री मोदी के ये विजिट इन्हीं वैल्यूज़ को फिर से रिफ्लेक्ट करेगी। और देखो, पिछले दिनों ना लुम्बिनी को लेके एक कंट्रोवर्सी भी पैदा हो गई थी। कंट्रोवर्सी ये थी, हमारी तरफ से यानी इंडिया में कुछ लोगों ने ये दावा किया था कि भगवान बुद्ध का जन्म इंडिया की साइड में हुआ था, कुछ गाँव में, ना कि लुम्बिनी में, जो कि नेपाल में है। तो नेपाल में काफ़ी प्रोटेस्ट हुए थे और बोला गया था कि देखो, इंडिया खामखा क्लेम कर रहा है झूठा, भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में ही हुआ था। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये जो विजिट है ना, उस कंट्रोवर्सी को भी विराम देगी कि भगवान बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ, ना कि इंडिया की तरफ से कुछ लोगों ने जो दावा किया था कि इंडिया की साइड किसी गांव में भगवान बुद्ध का जन्म हुआ, ना कि लुम्बिनी में। ये देखो, इशू जो है ना नेपाल के लिए काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, इसलिए ये जो है ना सही करेक्शन है भारत की तरफ से कि अब इस कंट्रोवर्सी को विराम देना। लुम्बिनी पर ध्यान देखो, भारत की तरफ से अब इसलिए भी दिया गया है क्योंकि लुम्बिनी में ना चाइना की जो इन्फ्लुएंस है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, चाइना की दखलंदाजी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे देखो, चाइना ने यहाँ पे लार्जेस्ट मोनेस्ट्री बनवाई, चाइना ने यहाँ पर बहुत बड़े बुद्धिस्ट फेस्टिवल्स को भी ऑर्गेनाइज करवाया, जैसे बुद्ध जयंती। इसके अलावा यहाँ पे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई थी बुद्धिज़्म के ऊपर, वो भी चाइना के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई गई थी। और कोविड से पहले तो देखो, चाइना के बहुत से टूरिस्ट यहाँ पर लुम्बिनी में आते थे। तो चाइना धीरे धीरे अपनी सॉफ्ट पावर यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज करता जा रहा है और इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी कर रहा है लुम्बिनी में। और लुम्बिनी ना इंडियन बॉर्डर से
कुछ ही किलोमीटर्स की दूरी पर है। तो इंडिया के लिए काफ़ी खतरे की घंटी थी। देखो दिक्कत पता क्या है, इंडिया में भी ना बुद्धिज्म से संबंधित कुछ बहुत ही ज़्यादा पवित्र साइट्स हैं। जैसे वो जगह जहाँ पे भगवान बुद्ध को इनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था, बोध गया इंडिया में है। जहाँ पे उन्होंने अपना फर्स्ट सरमन दिया था, सारनाथ इंडिया में है। जहाँ पे उनको निर्वाण प्राप्त हुआ उसे कहा जाता है महापरिनिर्वाणम। ये जगह भी कुशीनगर इंडिया में है। लेकिन देखो और भी बहुत सारी जगह हैं जिन्हें हम काउंट भी नहीं कर रहे हैं। बहुत प्रोमिनेंट जगह है जैसे श्रावस्ती, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने काफ़ी सालों तक प्रीच किया यानी उपदेश दिए। नालंदा और राजगीर ये भी काफ़ी पवित्र जगहें हैं भगवान बुद्ध से जुड़ी। लेकिन जब भी देखो बुद्धिज्म की इंपॉर्टेंट साइट्स की बात आती है ना, तो इन साइट्स का ज़्यादा जिक्र नहीं होता। अब बुद्धिज्म को मानने वाले इतने सारे लोग हैं पूरी दुनिया में, लेकिन कितने कम बुद्धिस्ट टूरिस्ट इंडिया में आते हैं, आप सोच के देखिए। इवन लुम्बिनी की आप बात कीजिए, जहां भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था नेपाल में। यहां पे ना कई सारे देशों ने मोनेस्ट्री बनवाई है अपनी अपनी, लेकिन इंडिया ने यहां पे अपनी अभी तक मोनेस्ट्री तक नहीं बनवाई है। एक म्यूजियम यहां पर इंडिया ने बनवाया था लेट 1990s में। एक प्रपोजल हाल ही में इंडिया ने दिया कि यहाँ पे एक साउंड एंड लाइट शो ऑर्गेनाइज करवाया जाए, लेकिन अभी ये प्रपोजल ठंडे बस्ते में है। इसके अलावा भी देखो बहुत सारी चीज़ें हैं जो इंडिया कर सकता है लुम्बिनी में। जैसे 50 साल पहले UN सेक्रेटरी जनरल यू थांट के द्वारा ना लुम्बिनी की डेवलपमेंट के लिए एक इंटरनेशनल कमेटी गठित की गई थी, और एक जापानीज आर्किटेक्ट हैं किंजो, इन्होंने मास्टर प्लान भी तैयार किया था लुम्बिनी की डेवलपमेंट के लिए। हालांकि देखो नेपाल ये प्लान तो इम्प्लीमेंट कर रहा है, बट बहुत ही ज़्यादा स्लो पेस पे, मतलब कम स्पीड पर। टाइम टू टाइम जो नेपाल के लीडर्स हैं वो बात करते रहते हैं इस इंटरनेशनल कमेटी को रिवाइव किया जाए लुम्बिनी की डेवलपमेंट के लिए, और प्रोजेक्ट में डायनामिज्म लाया जाए, यानी प्रोजेक्ट को अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। बट हो नहीं पाया है। इंडिया इस काम में नेपाल की मदद कर सकता है। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया में जहां महाबोधि टेम्पल है बोध गया में, जहां भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था, यह भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है और लुम्बिनी भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दोनों यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। तो जैसे देखो मुस्लिम्स के लिए मक्का है, हिंदूज के लिए काशी है, उसी प्रकार से जो बुद्धिज्म को मानने वाले लोग हैं ना, उनके लिए भी ये भी इतनी ही ज़्यादा पवित्र साइट्स हैं। जैसे माना जाता है ना, हर एक हिंदू को काशी में एक बार जरूर जाना चाहिए अपने जीवन काल में, हर एक मुस्लिम को मक्का में जरूर जाना चाहिए। उसी प्रकार से कायदे से हर एक बुद्धिस्ट को भी इन साइट्स पर अपने जीवन काल में एक बार जरूर विजिट करना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके बुद्धिस्ट तीर्थयात्रियों का यहाँ पे आना ना काफ़ी ज़्यादा कम है। बरसों से बात चल रही है कि एक बुद्धिस्ट सर्किट को डेवलप किया जाए, ताकि इंडिया और नेपाल की जो साइट्स हैं उन पर दूसरे देशों के लोग एक साथ विजिट कर सकें। लेकिन दिक्कत ये आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर अभी काफ़ी वीक है। देखो इंडिया की साइड ना, जैसा हम डिस्कस करते हैं, ज़्यादातर जगहों पर अब अच्छे रोड्स हैं। बोध गया की साइड्स भी इंडिया में अच्छे रोड्स हैं, लेकिन नेपाल में उतने अच्छे रोड्स नहीं हैं। और नेपाल और इंडिया की जो चेक पोस्ट है ना, सुनोली भैरवा इंडिया नेपाल चेक पोस्ट, इसको क्रॉस करना अपने आप में एक बड़ा महाभारत है। तो यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करना जरूरी है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी अभी जो नेपाल की यात्रा पर जा रहे हैं ना, हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं, और अगर रोड से जाते तो उन्हें पता लगता कि कितना ज़्यादा मुश्किलें आती हैं टूरिस्ट को विजिट करने के लिए इंडिया से नेपाल में। और आप इंडिया की बात अगर करें ना, हमारे इंडिया में बोध गया में, मतलब गया जो सिटी है बिहार की, वहाँ पे ना इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा पुअर है। जैसे इंडिया की बाकी सिटीज़ है ना, इरेगुलर सी, अनप्लान डेवलपमेंट, कैओस है हर जगह पे, डर्टी, नॉइजी, उसी प्रकार से गया भी है। तो अब बताओ ऐसी सिटी में फिर कम टूरिस्ट आना पसंद करते हैं ना। वो शांति के लिए यहाँ पे आना चाहते हैं, लेकिन शांति उन्हें मिलती नहीं है यहाँ पे। तो बोध गया का जो निर्माण है ना, अच्छे ढंग से होना चाहिए। यहाँ पे मोनेस्ट्रीज तो हैं बोध गया में कई सारे देशों की, लेकिन ना मोनेस्ट्रीज में जो मॉन्क्स हैं, मोनेस्ट्री में जो काम करने वाले लोग हैं, उनके बीच में और लोकल लोगों के बीच में कुछ अच्छे रिलेशन नहीं है। थोड़ी लड़ाई भी देखने को मिलती है। तो राइटर कहते हैं लोगों में भी अवेयरनेस पैदा करने की आवश्यकता है। जो मोनेस्ट्री को चलाने वाले मॉन्क है ना, उनकी अपने अपने देशों में, चूंकि फॉरेन मोनेस्ट्रीज हैं, उनकी अपने अपने देशों में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है।
तो हमारे देश में भी जो लोकल लोग हैं ना, जहां पे ये मोनेस्ट्रीज हैं, उन मॉन्क्स को रिस्पेक्ट दें, तब तो वो यहाँ पे रहना पसंद करेंगे। अदरवाइज उनको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी, लड़ाई झगड़ा होगा लोकल लोगों के साथ में, तो कैसे काम चलेगा। तो इसके लिए देखो एक हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी का निर्माण किया जा सकता है, ताकि लोकल लोगों के बीच में और मोनेस्ट्री को चलाने वाले लोग हैं ना, उनके बीच में जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं उनका सॉल्यूशन निकाला जा सके। और इस हाई लेवल कोऑर्डिनेशन कमेटी में स्टेट गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं, और मोनेस्ट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव भी हो सकते हैं। इसके अलावा देखो ये भी बोला जाता है, सजेशन ये भी दिया जाता है कि इंडिया और नेपाल मिलके एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आयोजित कर सकते हैं कि बुद्धिस्ट सर्किट को कैसे डेवलप किया जाए। वो बुद्धिस्ट सर्किट जिसमें इंडिया की भी बुद्धिज्म से संबंधित साइट्स हों और नेपाल की भी बुद्धिज्म से रिलेटेड साइट्स हों। इस पूरे बुद्धिस्ट सर्किट को कैसे डेवलप किया जाए जो दोनों देशों की बुद्धिस्ट साइट्स को आपस में जोड़े, और इसके लिए एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो आयोजित की जा सकती है, जो कि जॉइंट इनिशिएटिव होगा इंडिया और नेपाल का। इससे भी बुद्धिज्म को स्प्रेड को लेकर दोनों देशों के बीच रिलेशंस जो हैं वो ज़्यादा अच्छे होंगे। लास्ट में इंडिया देखो एक इंटरनेशनल म्यूजियम ऑफ बुद्धिस्ट ट्रेडिशन इस्टेब्लिश कर सकता है बोध गया में, और इसके लिए सभी जो बुद्धिज्म वाली देश है ना, उनको भी इन्वाइट किया जा सकता है। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो देखो रोड सेफ्टी से संबंधित है। आप जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है, देखो रोड सेफ्टी जो है वो एक यूनिवर्सल कंसर्न है, मतलब हम सभी लोग रोड को यूज करते हैं, लेकिन हर साल इंडिया की किसी भी मेगा सिटी में ना ऑलमोस्ट 50,000 एक्सीडेंट्स देखने को मिलते हैं, और इनमें से 25% एक्सीडेंट्स में तो डेथ भी होती है, और ऑलमोस्ट आधे लोग जो इन एक्सीडेंट्स में जान गंवाते हैं ना, वो पेडेस्ट्रियन होते हैं, यानी पैदल चलने वाले लोग होते हैं। और इनमें से देखो आधी जो डेथ्स होती है ना, वो तो बस की टक्कर की वजह से या फिर ट्रक की टक्कर की वजह से होती है, और ज़्यादातर जो लोगों की जान जाती है वो भी यूथ की जाती है, यंग लोगों की जाती है। तो देखो अगर किसी की जवान अवस्था में मौत होती है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी ज़्यादा हाई है। अगर लंबे समय तक वो पर्सन जीवित रहता तो देश की इकोनॉमी में अपनी फैमिली को वो कितना ज़्यादा सपोर्ट करता। इकोनॉमिकली भी और सोशली भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है जब एक्सीडेंट्स में डेथ हो जाती है। वैसे देखो दिल्ली में ना, दिल्ली पुलिस ने काफ़ी अच्छा काम किया है एक्सीडेंट्स से होने वाली डेथ्स को कम करने के लिए। 2009 में, पिछले कुछ सालों में न्यू दिल्ली में सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई थी एक्सीडेंट्स की वजह से, लेकिन ना दिल्ली पुलिस ने ब्लैक स्पॉट्स पे काम किया। ब्लैक स्पॉट्स मतलब वो प्लेस जहाँ पे एक्सीडेंट की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ट्रैफिक को कम करने, ट्रैफिक की स्पीड को कम करने के लिए काफ़ी सारे उपाय किए गए हैं, जैसे जगह जगह पर कैमराज इंस्टॉल किए गए हैं। वो कैमराज ऑटोमेटिकली नंबर को पढ़ लेते हैं और चालान घर आ जाता है, मतलब मैसेज आ जाता है। तो इससे ट्रैफिक की जो स्पीड है ना दिल्ली में काफ़ी कम हुई है। अब ना दिल्ली सरकार एक और अच्छा इनिशिएटिव ले रही है, लेन डिसिप्लिन को इन्फोर्स करना। देखो हमारे जो इंडिया में कई सारे ड्राइवर्स ऐसे हैं जो अपनी लेन में नहीं चलते, फ्रीक्वेंटली लेन बदलते हैं, इसकी वजह से बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन अगर ड्राइवर्स लेन डिसिप्लिन को मेंटेन करें ना, बहुत सारे एक्सीडेंट्स को अवॉइड किया जा सकता है। तो दिल्ली सरकार प्रयास कर रही है पायलट बेसिस पे कि लेन कंप्लायंस को इंश्योर किया जा सके। देखो अगर हमें एक्सीडेंट से होने वाली डेथ्स को कम करना है ना, तो 3 चीज़ों पे ध्यान देना होगा। सबसे पहले इंडियन ड्राइवर्स का स्किल टेस्ट, ये पहली रिक्वायरमेंट है। आपको पता है हमारे देश में जो ड्राइवर्स हैं, मतलब लाइसेंस पाने के लिए आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, आरटीओ ऑफिस में जाना पड़ता है, लेकिन बहुत धांधलेबाजी चलती है। घर बैठे लाइसेंस आपका आ जाता है। तो अब देखो जो गए ही नहीं अपना ड्राइविंग का टेस्ट देने के लिए, घर बैठे उनका लाइसेंस मिल गया, तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि जब रियल टाइम बेसिस पर वो अपना व्हीकल चलाएंगे तो उनकी जो स्किल्स हैं वो कैसी होंगी। तो इस धांधलेबाजी को रोकना है। कैसे रोका जा सकता है? दिल्ली में देखो अब ना ऑटोमेटेड सिस्टम आ गया है, मतलब सब कुछ ऑटोमेटेड ढंग से होता है। इस वजह से बहुत से जो ड्राइवर्स हैं स्किल टेस्ट में फेल हो जाते हैं, लेकिन देखो अच्छे जो ड्राइवर्स हैं वही स्किल टेस्ट को पास कर पाते हैं, उन्हीं को लाइसेंस मिल पाता है। ये अच्छी चीज़ है। तो इस ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट सेंटर्स को ना देश के दूसरे हिस्सों में भी इस्टेब्लिश करने की आवश्यकता है। अब दूसरी चीज़ देखो, आरटीओ ऑफिस में अगर आपने टेस्ट दिया होगा ना, तो जो टेस्ट होता है वो घूम के देना पड़ता है, जैसे 8 की शेप में आपको अपना व्हीकल चलाना पड़ता है, लेकिन आपके आसपास ना दूसरे व्हीकल्स नहीं होते।
तो अगर किसी को कार चलानी आ भी गई तो बाकी लोग जब कार चला रहे होंगे तब वो ड्राइवर कैसे बिहेव करेगा उसका तो नहीं पता लगता ना। जैसे क्या वो पर्सन सिग्नल देगा जब टर्न आएगा, क्या वो स्पीड को मेंटेन करेगा, क्या ट्रैफिक सिग्नल पर रुकेगा, क्या जो पैदल चलने वाले लोग हैं उनके राइट्स की रिस्पेक्ट करेगा, क्या पार्किंग रूल्स की रिस्पेक्ट करेगा, इसका नहीं पता लगता। तो इसके लिए ना एक सिमुलेटर टेस्ट हो सकता है, ये आप तस्वीर में देखिए। इस प्रकार का अगर सिमुलेटर टेस्ट होगा ना तो ड्राइवर की इस प्रकार की जो स्किल्स है ना उन्हें भी टेस्ट किया जा सकता है, और एक साइकोलॉजिकल टेस्ट भी हो सकता है जिससे ड्राइवर्स की साइकोलॉजी का पता लगे। खास करके देखो जो हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स होते हैं ना उनके ड्राइवर्स का। अब बात करते हैं दूसरी चीज की। पहले तो हमने जान लिया ड्राइवर्स का स्किल सेट। दूसरा एस्पेक्ट है रोड डिजाइन। देखो रोड जो है ना वो यूजर फ्रेंडली होने चाहिए। जैसे मान लीजिए ये रोड है, 3 लेन्स हैं। अब कायदे से बस को मान लीजिए इस लेन में चलना चाहिए, बस चलती नहीं है इस लेन में, बस या तो इस लेन में चलेगी या फिर इस लेन में। तो इस लेन में बस जब चलेगी रोड के तो बार बार उसको यहां भी आना पड़ेगा सवारी लेने के लिए, तो फिर से उस लेन पे जाएगी। इससे बहुत एक्सीडेंट्स होते हैं जब बस वाले ड्राइवर्स अपनी लेन चेंज करते हैं। लेकिन देखो बस वाले ड्राइवर्स का ये कहना है कि हम हमारी लेन में इसलिए नहीं चलते क्योंकि यहां पे ना बहुत सारे जो छोटे छोटे वेंडर्स होते हैं ना उन्होंने अपनी दुकानें बना रखी होती हैं, जगह ही नहीं मिलती। यहाँ पे टैक्सी वाले ने अपनी गाड़ी पार्क कर रखी होती है, ऑटो वाले खड़े होते हैं सवारी लेने के लिए, तो इस लेन पे तो चलना बहुत मुश्किल है। इसी वजह से हमको दूसरी लेन्स पर आना पड़ता है। तो ना रोड डिजाइन ऐसा होना चाहिए कि टैक्सी वालों के लिए, ऑटो वालों के लिए फिक्स पॉइंट्स, अगर ये लोकल वेंडर्स रोड इंक्रोचमेंट करते हैं तो उन पर कार्रवाई, ताकि बस वाले ड्राइवर्स को उचित स्पेस मिले गाड़ी चलाने के लिए। तो बाकी जो ड्राइवर्स हैं वो भी अपनी अपनी लेन में चलेंगे। इससे ना डिसिप्लिन पैदा होगा रोड पर। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट की। देखो बहुत सारे पर्सनल व्हीकल्स हैं, प्राइवेट व्हीकल्स हैं। बहुत सारे प्राइवेट व्हीकल्स ना इसलिए भी हैं क्योंकि लास्ट माइल कनेक्टिविटी नहीं है। मान लीजिए मुझे जाना है मोती नगर से करोल बाग तक। अब करोल बाग तो मैं चला गया, लेकिन उसके बाद आगे जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है, ऑटो वगैरह नहीं है मान लीजिए। तो फिर मुझे ये लगेगा कि यार आगे तो ऑटो मिलेगा नहीं, पर्सनल व्हीकल से जाऊंगा तो ज्यादा फायदा रहेगा। समझ रहे हो? तो होना क्या चाहिए, अभी ना बस के लिए अलग से एप्लीकेशन है, कैब के लिए अलग से एप्लीकेशन है, मेट्रो के लिए अलग से एप्लीकेशन है। आप एक सिंगल एप्लीकेशन क्यों नहीं बना देते? सिंगल एप्लीकेशन जिसका नाम हो मोबिलिटी एज ए सर्विस, मतलब एप्लीकेशन का नाम नहीं है लेकिन सर्विस का नाम है मोबिलिटी एज ए सर्विस। इस एप्लीकेशन में ना आपको कंप्लीट मोबिलिटी मिले। अपने घर से लेके कहीं पर आप जाना चाहते हो तो आपको ना तीनों चीजें एक ही जगह पे मिले, ट्रेन भी, मेट्रो भी, कैब भी, बस भी, एक ही एप्लीकेशन से आप सब कुछ बुक कर सको। तो इससे फिर लोग कम अपने पर्सनल व्हीकल से जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का वो ज्यादा सहारा लेंगे। तो इन 3 सॉल्यूशंस पर अब सरकार को काम करने की आवश्यकता है। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल फार्म लॉज से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो 3 फार्म बिल्स आए थे 2020 में, बाद में सरकार ने वापस ले लिए थे भारी प्रोटेस्ट के चलते। देखो पहला जो बिल था ना वो तो मंडी से संबंधित था कि एपीएमसी के बाहर भी प्राइवेट मंडी बन सकती है। किसानों के लिए जरूरी नहीं कि उनको एपीएमसी मंडी में ही अपनी फसल बेचनी है। इसको लेके किसानों का सबसे ज्यादा विरोध था। तो राइटर कहते हैं देखो सबसे ज्यादा विरोध इसी बिल को लेके था। हो ये सकता था कि चूंकि प्राइवेट मंडी एपीएमसी मंडी के बाहर बनती, वहां पर भी सेस लगता या फिर किसी प्रकार की फीस लगती जितनी एपीएमसी में लगती है, एपीएमसी मंडी में फसल बेचने पर लगती है। लेकिन सरकार ने उल्टा कर दिया, सरकार ने एपीएमसी पर भी लगने वाली सेस और फीस को हटा दिया, मंडी फीस को। तो इससे ना एक इनइक्वालिटी पैदा होती प्राइवेट मंडी और एपीएमसी मंडी के बीच में। और वैसे सरकार कहती है कि एपीएमसी के बाहर भी अगर किसान अपनी फसल बेच पाते ना तो इससे बहुत फायदा होता किसानों को, उनको उनकी फसलों के उचित दाम मिलते। राइटर कहते हैं देखो ये सिस्टम ऑलरेडी आ चुका है बिहार में और कुछ दूसरे राज्यों में, लेकिन बिहार में उतनी ज्यादा फार्म ग्रोथ नहीं रही। ये सारी चीजें हमने काफी डिटेल से डिस्कस की थी जब फार्म बिल्स को लेके काफी सारे आर्टिकल्स आए थे कि बिहार में 2006 में मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू किया गया था। वहां पे प्राइवेट मंडीज भी बनी, लेकिन वहां पे भी लोगों ने कार्टेल इस्टेब्लिश कर लिया, प्राइवेट ट्रेडर्स ने, और प्राइवेट मंडीज में इंफ्रास्ट्रक्चर काफी ज्यादा पुअर रहा। तो इस बिल को लेकर सबसे ज्यादा विरोध था किसानों का। लेकिन दूसरे जो बिल्स थे ना, जैसे एक और बिल था एसेंशियल कमोडिटीज वाला, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में अमेंडमेंट से संबंधित,
अभी ना पहले क्या हुआ करता था ना, कम्युनिकेशन के इतने साधन उपलब्ध नहीं थे, तो इस वजह से सरकार ने ना रोक लगा के रखी थी कि कोई ट्रेडर इससे लेवल से ज़्यादा जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है ना वो स्टॉक करके नहीं रखेगा। फॉर एग्जांपल 1 क्विंटल से ज़्यादा दाल जो है ना वो स्टॉक करके नहीं रखेगा। क्यों? क्योंकि सरकार को डर लगता था कि कहीं दालों की कमी ना हो जाए, एसेंशियल कमोडिटीज़ की कमी ना हो जाए। लेकिन अब देखो, इतना बड़ा देश है हमारा, एक जगह पे कमी हो भी गई ना तो दूसरी जगह से आसानी से लाई जा सकती है। तो आज के समय में ना ट्रेडर्स को थोड़ी आज़ादी मिलनी चाहिए कमोडिटीज़ को स्टॉक करने की। अगर जो ट्रेडर्स हैं कमोडिटीज़ को स्टॉक करेंगे ना तो किसानों से वो उनकी फसलें उचित दाम पर खरीदेंगे। लेकिन ये अच्छा बिल था, पास नहीं हो उसका, शायद किसान इस बिल को समझ नहीं पाए। अब तीसरा बिल जो था ना वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित था। उसमें देखो कोई नई चीज़ नहीं है, पंजाब हरियाणा में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से संबंधित प्रोविजंस ऑलरेडी इंप्लीमेंट हो रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत क्या होता है, जो कॉर्पोरेट ग्रुप्स हैं किसानों से उनकी फसल परचेज करते हैं प्री डिटरमाइंड प्राइस से, यानी पहले से तय प्राइस पर। लेकिन इसको लेके भी जो किसानों के कंसर्न्स थे ना वो सिर्फ एक चीज को लेके थे, डिस्प्यूट रेड्रेसल मैकेनिज्म को लेके। कौन, अगर कॉर्पोरेट ग्रुप और किसान के बीच में डिस्प्यूट पैदा हो जाता है तो कैसे सोल्व होगा। बिल में यह कहा गया था कि एसडीएम एक रिकॉन्सिलिएटरी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करवाएंगे। लेकिन किसानों का यह था कि जैसे डेट रेड्रेसल मैकेनिज्म है ना, मतलब अलग से ट्रिब्यूनल है डेट को रिजोल्व करवाने के लिए, उसी प्रकार से अलग से ट्रिब्यूनल इस्टेब्लिश किए जा सकते थे बजाय एसडीएम को चीजें देने में। लेकिन सरकार और किसानों के बीच अफसोसजनक सहमति नहीं बन सकी। दो बिल तो अच्छे थे, माइनर चेंजेस की आवश्यकता थी, लेकिन बहुत ज्यादा एक प्रकार से आप कह सकते हो रूमर्स भी फैलाई गई, जैसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो बिल है इसके बाद में तो कॉर्पोरेट ग्रुप्स किसानों की फसलों को एक्वायर कर लेंगे, जबकि बिल में साफ तौर पे बोला गया था कि कोई भी जो कॉर्पोरेट ग्रुप है वो लैंड एक्वायर नहीं कर सकता, किसान का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है फसल परचेज करने के लिए। लास्ट में ये बोला जाता है, देखो एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स जो है ना वो रुकने नहीं चाहिए, पॉलिटिकल विल इसके लिए चाहिए। और एग्रीकल्चर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें काफी रिजिलियंस है, कोविड के दौरान अच्छी खासी यहां पर पॉजिटिव ग्रोथ रेट देखने को मिली, इसलिए एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स आने चाहिए, बिल्कुल रुकने नहीं चाहिए, ये राइटर बोलते हैं। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।